गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वोकैब 24। मैं हूँ श्वेता आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं अपना क्विज और देखते हैं कि आज के हमारे क्विज में क्या नए क्वेश्चंस हैं और किस तरह से हमारी स्पीड जो है वो इन्हांस हो रही है या नहीं हो रही है। बट बिफोर आई बिगिन, आप क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट यू डोंट मिस अपॉन द लेटेस्ट अपडेट्स। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वोकैब 24 एप्लीकेशन का भी और टेलीग्राम चैनल का भी। वहाँ से उन दोनों चीज़ों को एक्सेस करिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। अभी हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और आएंगे अपने क्वेश्चन पे और देखेंगे कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बिफोर द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शन एंड द इंस्ट्रक्शन इज सेइंग, out of the given alternatives select the alternative which best expresses the meaning of the given word। अगर आपसे मीनिंग की बात करता है तो आपको हमेशा सिनोनिम बताने होते हैं, यानी कि जो वर्ड्स आपके सेम मीनिंग देते हैं वो बताने होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज वेरिटेबल एंड द ऑप्शंस आर इनएविटेबल, वाइबल, एक्यूरेट, टीमिंग, फेक। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? वेरिटेबल आज के हमारे एडिटोरियल में भी आ चुका है। एडिटोरियल कितने बजे आता है? 8 AM पर आता है। और हमारे वोकैब वाले सेशन में भी आ चुका है, वो कितने बजे आता है? 10 बजे आता है। तो उन दोनों सेशंस को अगर आप अटेंड करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाता है। और हर दिन आप ऐसा करते चलिए। अगर हर दिन आप ऐसा करते रहेंगे तो जिसकी वजह से आपकी जो प्रिपरेशन रहेगी वो काफ़ी अप टू डेट रहेगी। मैं ऐसा इसलिए सिर्फ नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये क्या है कि क्विज है तो अच्छा है आपके लिए, नहीं, क्योंकि हम अपने एडिटोरियल से ही क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। तो करंट के लिए आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो बहुत अच्छी सी होती चलती है। जो वर्ड आपके ट्रेंड में होते हैं, जिस तरह के सेंटेंसेस फ्रेम हो रहे हैं करंट में, क्योंकि वहीं से आपका पेपर भी जो है वो क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करता है। तो आप क्विज को सॉल्व करते चलिए और अपनी प्रिपरेशन को अप टू डेट रखिए। अभी आपने अपना आंसर क्या मार्क किया है? एक्यूरेट, क्योंकि मैंने सुबह आपको बताया था ना, वेरिटेबल का मतलब क्या था? सत्य होने से था, यथार्थ होने से था। इनएविटेबल का मतलब होता है जो टाला ना जा सके। वाइबल आपका होता है, क्या होता है? वाइबल होता है जैसे कोई चीज़ प्रैक्टिकल है, जो चीज़ की जा सकती है। टीमिंग होता है आपका जो बहुत ज़्यादा है, यानी कि जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा वो है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है या अवेलेबल है वो एनफ क्वांटिटी में, तो वो टीमिंग कहलाएगा। और फेक आपका नकली वर्ड होता है। चलिए, मतलब नकली वर्ड नहीं होता, इसका मीनिंग नकली होता है। चलिए ऑप्शन चेक कर लीजिए। सी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है। वेरिटेबल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है यूज्ड फॉर एम्फेसिस ऑफन टू क्वालिफाई अ मेटाफोर, है ना। किसी चीज को सत्य साबित करने के लिए किसी बात को रखना आपका वेरिटेबल हो जाता है। आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। रेवेजेस। रेवेजेस, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम रेवेज को भी लेकर चलें तो हमारा वर्ड ठीक रहेगा, बट यहाँ पे ऐसी एस लगाया है तो कहीं ना कहीं सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में बनाया गया था, वहां से सेंटेंस को लिया है। और दूसरा ये भी है कि इससे क्लियर हो जाता है कि ये आपका वर्ब है, क्योंकि रेवेज जो है वो आपका एज अ नाउन भी कभी कभी काम करता है और एज एन एडजेक्टिव भी काम करता है। बट यहाँ पे क्या है, आपको देखना है कि इसका मीनिंग क्या है। चलिए, और प्लूरल भी अगर आप देखें तब भी ये फ्रेम हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इज विगर, सेकेंड इज डैमेज, थर्ड इज मॉलिफिकेशन, फोर्थ इज एड एंड देन रेलिश। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही ऑप्शन आपका डैमेज हो जाएगा, क्योंकि रैवेज का मतलब क्या था? कहर था। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरह से काम करता है। मान लीजिए कि रैवेज यहाँ पर जो है आपको कहर की तरह से हानि दिखा रहा है, यानी कि क्या दिखा रहा है? नाउन दिखा रहा है, ठीक है। अगर कहीं पर ये होता है कि मान लीजिए कहर ढाने की बात करता है, तो रेवेज आप यूज कर लेंगे कि इट इज रेवेजिंग द थिंग्स, यानी कि वो उस पर चीज़ों पर कहर ढा रहा है। तो आपने वर्ब की तरह से इस्तेमाल कर लिया सेंटेंस में। अगर आपको मान लीजिए कि कोई एक्सप्रेशन देना है और उसमें आप इसको एज एन एडजेक्टिव यूज करना चाहते हैं तो वहां पर भी कर सकते हैं आप इसको। यानी कि मान लीजिए आपने बोला कि कोई ऐसी चीज थी जो कि क्या थी? रेवेजिंग थी, वो बहुत ज्यादा क्या थी? बुरी थी या कहर ढाने वाली थी। तो आपने उस चीज की यहाँ पे फीचर क्वालिटी को हाईलाइट किया। तो सेंटेंस के यूज के अकॉर्डिंग आप अपने वर्ड की फ्रेम को, फॉर्म को चेंज करके आप अपने सेंटेंसेस में वर्ड को यूज कर सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत सारे वर्ड्स के साथ हो जाता है, लेकिन कुछ वर्ड्स के साथ नहीं भी होता है। बट वो क्या है, हम रीडिंग के साथ, प्रैक्टिस के साथ समझते चलते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं।
विगर का क्या मतलब होता है? ताकत से होता है। जैसे विगरस होता है ना, यानी कि या फिर बलपूर्वक, जैसे किसी ने अपनी बात को विगरसली कहा, तो किसी ने बिल्कुल ऐसे हाथ वाथ रख के टेबल पर बोल दिया कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। जैसे मान लीजिए जज होते हैं, तो वो क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑर्डर बोलते हैं ना, तो वो विगरसली अपनी बात कहते हैं, यानी कि बलपूर्वक। डैमेज आपका नुकसान देना होता है। मॉलिफिकेशन आपका क्या होता है? ये वर्ड मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मॉलिफिकेशन का क्या मतलब है। एड का मतलब हेल्प है, और रेलिश का मतलब है स्वाद से या किसी चीज़ को एंजॉय करने से। चलिए ऑप्शन चेक कर लीजिए। रेवेजेस लिखा है, एक नाउन की तरह से यहाँ पर यूज़ किया है। अगर नाउन की तरह से यूज़ किया है तो इसका मतलब है कि इसको प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में क्यों? क्योंकि एस लगा रखा है, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स की, दिक्कतों की बात कर रहा है, नुकसान की बात कर रहा है। द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ का बुरा प्रभाव। जैसे हमने सुबह इमेज में देखा था ना, कि मैंने आपको बताया था कि जैसे अफगानिस्तान का सीन लग रहा है मुझे, तो वो क्या था? अगर मान लीजिए कहीं पे अर्थक्वेक आ जाता है, कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती हैं, कोई बम ब्लास्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर हर तरफ क्या आपको तबाही नज़र आएगी, तो वो क्या कहलाएगा? आपका रेवेज कहलाएगा। आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। सकावर, ये भी हमारे एडिटोरियल का वर्ड है और हमने वो कैब में भी कवर किया था। द फर्स्ट ऑप्शन इज डिदरिंग, मिराज, रमिज, असिस्टेंस, इम्पेडिमेंट्स। क्या हो जाएगा? असिस्टेंस हो जाएगा, है ना। सकर का क्या मतलब था? सहायता करने से, हेल्प करने से, सपोर्ट करने से। तो असिस्टेंस अगर है तो आप क्या करते हैं? किसी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। डिदरिंग का क्या मतलब होता है? डिदरिंग होता है चीज़ों का धीरे धीरे से खराब होते जाना। मिराज आपका भ्रम है। रमिज क्या है? इधर उधर करके हर चीज़ों को अस्त व्यस्त करके ढूंढने से है, यानी कि क्या है? चप्पा चप्पा छान मारना जिसको कहते हैं, तो वो होता है रमिज। या फिर कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए आप किसी को घर ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है, तो आप अगर उस बात को लिखेंगे या किसी से कहेंगे, तो आप कह सकते हैं कि आई वॉज जस्ट रमिजिंग हेयर एंड देयर फॉर द सर्च ऑफ दिस हाउस और हिज हाउस और हर हाउस, यानी कि मैं उसके घर की खोज में इधर उधर भटक रहा था, मैंने चप्पा चप्पा छान मारा। तो इस तरह से आप रमिज वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। असिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, हेल्प है, सहयोग है। और इम्पेडिमेंट होता है किसी भी तरह की रुकावट से। जब पहले भी इम्पेडिमेंट वर्ड आया था और आज भी जब आया था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका एंटोनिम है, तो हमने सकावर के एंटोनिम में इसको कवर किया था। तो आज भी जब इम्पेडिमेंट वर्ड आया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि जैसे रोड में ब्रेकर्स होते हैं, तो हमारी जो स्पीड होती है व्हीकल की, उसको रोकने के लिए, उसको इम्पीड करने के लिए हम ब्रेकर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? इम्पेडिमेंट्स कहलाते हैं। तो हमेशा रुकावट, बाधा, किसी तरह की दिक्कत, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इम्पेडिमेंट होती हैं। आगे देखते हैं, ऑप्शन चेक कर लीजिए। डी ऑप्शन इज करेक्ट। सकावर का मीनिंग लिखा हुआ है, इट्स अ नाउन, असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप एंड डिस्ट्रेस। एक बात और, कल मुझे किसी ने वो कैब वाले वीडियो में कमेंट किया था कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी इंक्लूड करिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हम हमेशा इंक्लूड करते हैं, उसमें अलग क्या था? अगर वो कुछ और कहना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करिएगा। चलिए आगे आते हैं। अभी हमारा सेगमेंट चेंज हो रहा है और आपसे ऑपोजिट की बात करेगा। अगर आपसे ऑपोजिट की बात करता है तो आपसे क्या बात करेगा? एंटोनिम की बात करेगा, यानी कि आपको उल्टा मीनिंग बताना होगा। चलिए देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? रवेटिंग। आज के एडिटोरियल का भी वर्ड है और वो कैप का भी। फर्स्ट ऑप्शन इज वेरीफाइंग, ग्रजिंग, इंटरेस्टिंग, इंथ्यूजिंग एंड टीडियस। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑपोजिट क्योंकि बताना है तो टीडियस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रवेटिंग का मतलब होता है दिलचस्प से। आज जब हमने एडिटोरियल में ये वर्ड देखा था, तब भी दिलचस्प बुक की बात की जा रही थी, जो कि किसी फॉरेन राइटर ने लिखी थी। फिर जब हमने वो कैब में अपने सेशन कवर किया, तो वहाँ पर भी जो इमेज थी, उसमें एक लड़की अपनी बल्जिंग आइज से वो किताब पढ़ रही थी, यानी कि क्या था, उसको वो किताब इंटरेस्टिंग लग रही थी। तो वो क्या हो जाता है यहाँ पे तो वो क्या हो जाता है? दिलचस्प हो जाता है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो इंटरेस्टिंग है, जो कि आपके लिए एनग्रॉसिंग है, तो वो क्या है? रेविटिंग है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके लिए थकाऊ है, पकाऊ है, तो वो क्या है? टेडियस है। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। वेरीफाइंग का मतलब होता है किसी चीज़ को सत्यापित करना, सत्य बताना। ग्रजिंग का मतलब है शिकायत करना, कुढ़ना मन ही मन में। इंटरेस्टिंग इसका सिनोनिम फ्रेम करेगा। और एंथ्यूजिंग भी कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम फ्रेम करेगा, जिसका मतलब होता है उत्साह से भरा होना। चलिए आगे देखिए। अभी आप अपना मीनिंग पहले चेक कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पे ई ऑप्शन सही होगा। रेविटिंग का एक एडजेक्टिव है और उसका मीनिंग लिखा हुआ है, सो इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग दैट इट होल्ड्स योर अटेंशन कंप्लीटली। आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। डिसएंचैंटमेंट, कई बार वर्ड हमारा आ चुका है। ऑप्शंस आर डिसकंटेंट,
डिसमेंटल, अटेनमेंट, अल्यूडिंग, फ्रेल। तो क्या यहाँ पे सही हो जाएगा? अटेनमेंट आपका सही हो जाएगा, क्योंकि डिसइंटेंचमेंट का मतलब, सॉरी, डिसइंचेंटमेंट का मतलब क्या था? किसी चीज़ से आपका क्या हो जाना? निराश हो जाना, हताश हो जाना। लेकिन अगर अटेनमेंट हो रहा है, आपको कोई चीज़ गेन कर रहे हैं, तो आप निराश और हताश नहीं होंगे, आप खुश होंगे। तो यहाँ पे ये क्या है? इसका ऑपोजिट फ्रेम करेगा। डिसकंटेंट क्या है? डिसकंटेंट डिसइंटेंचमेंट का सिनोनिम फ्रेम करेगा, क्योंकि इसका मतलब होता है किसी चीज़ से असंतुष्ट होना। डिसमेंटल होता है चीज़ों को टुकड़े टुकड़े कर देना, अलग अलग कर देना। अल्यूडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। जैसे हमने जब अल्यूड वर्ड देखा था, तब हमने सचिन पायलट की और राहुल गांधी की इमेज देखी थी, जिसमें क्या था कि सचिन पायलट उनसे कुछ इशारा करके बात को बता रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे? अल्यूड कर रहे थे, इशारा कर रहे थे। फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर होना। ऑप्शन चेक कर लीजिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये बहुत बड़ा लिख गया है, कवर हो रहा है। अच्छा, मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है, दिख नहीं रहा है ये स्लाइड में। चलिए, करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। और डिसइंचेंटमेंट का मतलब लिखा हुआ है अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट अबाउट समवन और समथिंग यू प्रीवियसली रेस्पेक्टेड और एडमायर्ड। यानी कि पहले आपने किसी चीज़ को क्या किया था? रेस्पेक्ट किया था, उसकी तारीफें की थी, और अभी क्या है? आप उससे निराश हो चुके हैं। 6 वर्ड देखते हैं। इनएप्टीट्यूड, मैंने आपको सुबह भी बताया था, एप्टीट्यूड वर्ड से आप इसको क्या कर सकते हैं? लर्न कर सकते हैं। अब मुझे ये अचानक से कभी कभी कुछ वर्ड्स को लेकर कन्फ्यूजन हो जाता है। अब मुझे ये कन्फ्यूजन हो गया है कि एप्टीट्यूड में 2 टाइम्स पी आता है या 1 टाइम आता है, तो मैं इसको सर्कल बना देती हूँ। आप मुझे बताइएगा कि कहीं सही स्पेलिंग क्या है। तो क्या है? इनएप्टीट्यूड है। अब देखिए, जैसे अभी मुझे कन्फ्यूजन हुआ है ना, ऐसा कन्फ्यूजन अगर एग्जाम में हो जाता है और मिस स्पेल का क्वेश्चन है, तो हमारा वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए प्रैक्टिस करते चलना है, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बताया था इनएप्टीट्यूड का मतलब क्या था? अकुशलता से था। यानी कि किसी चीज़ में क्या है? अकुशलता है, अच्छे से आपको वो काम करने नहीं आ रहा है, या कोई काम आपने सिर्फ निपटाने के लिए कर दिया है, तो वो क्या हो गया? अकुशलता हो गया। लेकिन एप्टीट्यूड होता है, जैसे हमारा मैथ्स एप्टीट्यूड होता है, तो वो क्यों होता है? चेक करते हैं ना कि हमारी मैथ्स की कुशलता क्या है। तो मैंने आपको सुबह भी बताया था कि आप क्या कर सकते हैं, ए की जगह आप ई को लगा देंगे। अगर, मेरे ख्याल से सिंगल पी ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए सिंगल पी है। अभी भी मुझे नहीं याद आ रहा है कि सही स्पेलिंग क्या है। चलिए, अगर ए की जगह आप ई को लगा देते हो और इन को आप प्रेफिक्स के तौर पर यूज़ करते हैं, तो ये इसका एंटोनिम फ्रेम कर देगा। यानी कि इनएप्टीट्यूड एप्टीट्यूड का ऑपोजिट हो जाएगा। ये भी उसी सीरीज में जाएगा जहाँ की मैंने आपको बताया है कुछ एंटोनिम्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर साउंड करते हैं, यानी कि होमोफोन्स होते हैं, तो उनको लर्न करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो क्या है? अकुशलता की बात करता है। चलिए चेक करते हैं कि यहाँ पे इसका एंटोनिम क्या होगा। इनएफिकेसी होगा, यानी कि एफिशिएंसी जो है वो कम है। नहीं, क्योंकि ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। इनसिक्योर हो सकता है। इनसिक्योर असुरक्षा की भावना से बात करेगा, तो यहाँ पे इसका कोई सेंस नहीं है, गलत ऑप्शन है। एंश्योर का क्या मतलब है? किसी चीज़ को सुनिश्चित करना, तो यहाँ पे भी ये बिल्कुल अलग मतलब दे रहा है। और एंश्योर अश्योर का क्या है? सिनोनिम है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। तो कॉम्पिटेंस सही होगा। अब ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटेंस केवल बचा है इसलिए, नहीं, कॉम्पिटेंस इसका सही ऑप्शन भी है। मैंने सुबह क्या बताया था कि अगर जो है कंपटीशन जो चल रहा है, अगर कोई इसको बीट कर लेता है, उसके अंदर क्षमता है कंपटीशन को बीट कर पाने की, तो वो क्या कहलाता है? आपका कॉम्पिटेंस कहलाता है। और वही यहाँ पे जो है यूज़ किया गया है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, डी ऑप्शन। ये सारे ऑप्शन गलत लिख जाते हैं क्योंकि कुछ भी कारण हो सकते हैं इसके। चलिए, कॉम्पिटेंस सही है। और इनएप्टीट्यूड नाउन है, जिसका कि मीनिंग लिखा हुआ है लैक ऑफ स्किल और एबिलिटी, यानी कि किसी स्किल की, क्षमता की या ज्ञान की कमी होना। आते हैं अपने अगले सेगमेंट पर। यहाँ आपसे बात करेगा किसकी? वर्ड और सेंटेंस की क्या चूज करने की? सब्सटीट्यूशन की बात कर रहा है। यानी आपसे क्वेश्चन कह रहा है आपका 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन करने को, यानी कि कई वर्ड्स के लिए आपको एक वर्ड चूज करके और लिखना होगा। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अ स्टेट ऑफ बीइंग प्लेजेंटली लॉस्ट इन वंस थॉट, अपनी सोच में ही खो जाना। जैसे 12th में हमारा लेसन था ना, द थर्ड लेवल, उसमें क्या था कि हम क्या थे? अपनी सोच में ही खो जाते थे, बिल्कुल उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो क्या था? हम नहीं, मतलब जिसने भी लेसन लिखा था, किसने लेसन लिखा था अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आई जस्ट लव दैट लेसन, बहुत ही अच्छा लेसन था।
उसमें क्या था कि वो थर्ड लेवल में चले जाते थे, एस्केपिस्ट थे वो। जब भी उनको कोई टेंशन होती थी तो वो क्या करते थे, अपनी सोच में खो जाते थे और पता नहीं क्या क्या इल्यूजन्स जो है वो अपने दिमाग में करने लगते थे। तो अगर ऐसा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर आप वोकैब 24 एप्लीकेशन को फॉलो कर रहे हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होंगी। क्यों आसान होंगी? क्योंकि एग्जाम पैटर्न पे जो आपके वर्ड्स होते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस हैं, इडियम फ्रेजेस हैं, ग्रामर है, टेंसेस हैं, ये सब हम वहाँ पर आपको कंपाइल करके लाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर उसका ये है कि वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, उसकी प्राइम मेंबरशिप ले लीजिए। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इस समय आपको 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है और साल भर के लिए आपको मिलेगा। साल भर में तो एक एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका, आप कर दीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सब चीज़ एक ही जगह मिल रही है, कोई टेंशन नहीं है, कोई इधर उधर की जद्दोजहद नहीं है। चलिए वापस आते हैं। रेवियर हो जाएगा, सॉरी रेवरी हो जाएगा आपका। हाँ, रेवरी जो है इसके लिए सही ऑप्शन है। फ्यूसिलेड, वल्पाइन, निसिन्स और एनस्क्रॉसल नहीं होगा। आगे आते हैं, ऑप्शन चेक कर लीजिए। ए ऑप्शन इज करेक्ट, रेवरी, यानी कि अगर अपनी सोच में कोई खो जाता है तो उसको रेवरी बोलेंगे। आप ये कह सकते हैं आई एम रेवरिंग विद माई थॉट्स, या फिर ही इज रेवरिंग विद हिज थॉट्स, कि वो क्या है, अपनी ही सोच में खोया हुआ है, अपनी सोचों को एंजॉय कर रहा है। आते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। गिव टू गिवन टू मॉरलाइजिंग इन अ पॉम्पस और अफेक्टेड मैनर, यानी कि आप किसी को बोल दें कि नहीं, इस चीज़ को मॉरली आपको एक्सेप्ट करना है, तो आप उसको क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे सेंटेंशियस। ठीक है, यानी कोई चीज़ अगर आपको ऐसे बोल दी जाती है कि आप इसको मॉरली फॉलो करिए और बहुत बढ़ा चढ़ा कर कोई बात बोलते हैं, तो क्या कह देंगे? सेंटेंशियस कह देंगे। जैसे क्या होता है कि हमारा जो हिंदू कल्चर है, तो हम इसमें प्रथाओं को काफ़ी बिलीव करते हैं, प्रथाओं के ऊपर। तो क्या हो जाता है कि हमको ऐसा बोला जाता है ना कि हमारे यहाँ ऐसा होता रहा है, तो धीरे धीरे करके चीज़ें क्या होती हैं, चलती रहती हैं। तो इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए क्या होता है, सेंटेंशियस होती हैं ये चीज़ें, यानी कि इनको फॉलो करने के लिए मॉरली आपको बोला जाता है कि आप ऐसा कर लीजिए। ऐसी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, सिर्फ आप प्रथाओं के बारे में मत सोचिएगा। मैंने ये आपको फॉर एन एग्जाम्पल आई जस्ट टोल्ड यू दिस। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है, सेंटेंशियस। आगे आते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। अ लॉन्ग मॉर्नफुल कंप्लेंट और लेमेंटेशन, है ना। लेमेंटेशन क्या होता है, किसी चीज़ की बहुत कड़ी निंदा करना या फटकार लगाना। लेमेंट हमने वर्ड देखा था, जबकि क्या था, मिस्टर राजनाथ सिंह ने लेमेंट किया था किसको, चाइना को, फटकार लगाई थी। और मॉर्नफुल कंप्लेंट है, यानी कि क्या है, बहुत दुख भरी शिकायत है, और उन्होंने क्या है, उनके बारे में बहुत ही गलत तरीके से बात करी है। तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मिएट। जर्मिएट भी आप बोल सकते हैं, जर्मिएट भी बोल सकते हैं। वैसे जर्मेट अगर आप बोलते हैं तो आपके लिए बोलना आसान हो जाता है। तो जर्मेट का मतलब क्या होता है कि कोई बहुत ही कड़ी अगर कंप्लेन है जिसमें कि दुख भी है, सौरो भी है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, जर्मेट कहलाएगी। ऑप्शन चेक कर लीजिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट। और आगे आते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। अभी 10th क्वेश्चन में हमारा सेगमेंट चेंज हो जाता है और यहाँ आपसे इनअप्रोप्रिएट की बात कर रहा है और रॉन्गली स्पेल्ड की बात कर रहा है, यानी कि मिस स्पेल्ड, मिस स्पेलिंग। जैसे अभी मैं पीछे स्पेलिंग में अटक गई थी, वैसा ही है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि अप्रोप्रिएट की स्पेलिंग सही क्या है। वैसे अब तो मुझे याद आ गई है, बट फिर भी आप बताइएगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ है? दिस पाथ ब्रेकिंग रेजोल्यूशन ऑल्सो एडेड credence to the sustainable development goal of eradicating hunger adopted by UN in 2015। क्या हो जाएगा? देखिए, क्रेडेंस जो है वो गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा है? क्योंकि क्रेडेंस की स्पेलिंग होती है CREDENCE होती है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, डी के बाद ई आता है, तो क्या हो जाएगा, स्पेलिंग आपकी गलत हो जाएगी, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पाथ ब्रेकिंग का क्या मतलब होता है, कोई ऐसी बहुत ही नई शुरुआत कर देना, जैसे ब्रेक थ्रू होता है ना, तो वो क्या हो जाता है, पाथ ब्रेकिंग एक तरह से। या जो चीज़ पहले नहीं होती रही हो लेकिन आपने बहुत अच्छा कुछ किया तो उसने नए रास्ते बना दिए। क्रेडेंस का क्या मतलब होता है, विश्वास, बिलीफ। फिर है आपका इरेडिकेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का उन्मूलन करना, खत्म करना। और अडॉप्टेड होता है अपना लेना। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन जो है वो गलत है। चेक कर लीजिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट। और यहाँ पे लिखा है क्रेडेंस इज द करेक्ट स्पेलिंग। मीनिंग मैंने आपको बता दिया, मीनिंग क्या है क्रेडेंस का, बिलीफ है। ठीक है, आते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। इट इज एंटिसिपेटेड दैट द नंबर ऑफ हंग्री पीपल कुड इंक्रीज
to 270 million under the impact of the pandemic, with the most acute suffering and starvation experienced in conflict zones. क्या हो जाएगा? सब सही है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। देखिए एंटिसिपेटेड सही लिखा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। स्टारवेशन की बात कर रहा है, भुखमरी की बात कर रहा है, कन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है, प्रॉब्लम। कन्फ्लिक्ट यहाँ पे आप विवाद से मत लीजिएगा, प्रॉब्लम से लीजिएगा। और अक्यूट का मतलब है बहुत बुरी, यानी कि सफरिंग जो है वो बहुत बुरी है। अक्यूट टेंशन, अक्यूट प्रॉब्लम, अक्यूट क्राइसिस, तो इसका क्या मतलब होता है? बहुत ही हाई लेवल पे बताता है किसी चीज़ को। जैसे हमारा अक्यूट एंगल होता है तो वो कितना सीधा बनता है ना, यानी कि पीछे की तरफ बढ़ता जाता है। ऑब्ट्यूज जो होता है वो हमारा आगे की तरफ को झुकता है। देख लीजिए यहाँ से चीज़ों को ऐसे समझिए। दो लाइन मैंने सीधी बनाने की कोशिश की है क्योंकि मैं टेढ़ा लिखती हूँ तो वो टेढ़ा ही जाता है हमेशा। दो सीधी लाइन है। अगर एक्यूट एंगल आपको बनाना है तो आप पीछे की तरफ जाते हैं ना, यानी कि क्या है, प्रॉब्लम आपकी बढ़ रही है। लेकिन अगर ऑब्ट्यूस एंगल आप बनाते हैं तो आप इधर की तरफ झुकते हैं, यानी कि प्रॉब्लम आपकी घट रही है। तो किस तरह से आप अपने मैथ्स को यहाँ पे थोड़ा सा अगर समझेंगे तब भी आप वर्ड्स को समझ सकते हैं, जिसको कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि चीज़ों को समझना। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें एग्जैक्ट उसी तरह से लिखी रहती हैं, बट आप कॉम्प्रीहेंड करते हैं, उसमें से मीनिंग को निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सही ऑप्शन है सारे, तो सब क्या है? ऑल करेक्ट है। ऑप्शन चेक कर लीजिए। ये ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं अपने 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन में हमारा क्या है? पेयर की बात कर रहा है, फिलिंग की बात कर रहा है, यानी कि क्या बात कर रहा है आपसे? डबल फिलर की बात कर रहा है। ठीक है, कहाँ चला गया ये? डबल फिलर की बात कर रहा है। चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारा, India's current focus is on drawing foreign investment into domestic manufacturing, but Delhi has been unable to dash bilateral trade deals or dash the case for rejigging the global economic order. क्या हो जाएगा? देखिए सही ऑप्शन आपका यहाँ पे है क्लिंच और आर्टिकुलेट। बताती हूँ कैसे। देखिए क्लिंच का मतलब क्या है? पकड़ कर रखना। और आर्टिकुलेट का मतलब है साफ तरीके से चीज़ों को कहना या क्लियर होना चीज़ों को लेकर। देखते हैं सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा। इंडियाज करेंट फोकस इज ऑन ड्राइंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। भारत का जो वर्तमान में अटेंशन है वो किसकी तरफ है? कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल जाए और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हमारी बढ़ जाए। बट दिल्ली हैज़ बीन अनेबल टू, दिल्ली की बात कर लिया, केंद्र सरकार की बात कर रहा है। बट दिल्ली हैज़ बीन अनेबल टू, दिल्ली जो है वो अक्षम रहा है किस चीज़ में? क्लिंच करने में, पकड़ने में बाईलैटरल ट्रेड को। बाईलैटरल ट्रेड का क्या मतलब हुआ? कुछ चीज़ें आप हमसे खरीदिए, कुछ चीज़ें हम आपसे खरीदेंगे। तो बाईलैटरल ट्रेड हो गया और दिल्ली इसमें क्या रहा है? अक्षम रहा है, अनेबल रहा है। डील्स और आर्टिकुलेट द केस फॉर रीजिगिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, या फिर इस बात को साफ तरीके से समझने में, कहने में, दिखाने में, बताने में या टैकल करने में, किस चीज़ को? ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को। तो क्या है? सेंटेंस आपका सही फॉर्म हो रहा है। मार्जिनलाइज का क्या मतलब होता है? कि बिल्कुल मार्जिन पे आके, एज पे आके कोई बात हो रही है, यानी कि उसके आगे कोई ऑप्शन नहीं है। फिर है आपका काउंटरवेलिंग। काउंटरवेलिंग का क्या मतलब होता है? प्रतिकार में, यानी कि देखिए काउंटर वर्ड है ना, काउंटर का हमेशा मतलब होता है जो आपसे ऑपोजिट है। अगर आपसे कोई ऑपोजिट है तो क्या है? विद्रोह की बात दिखाता है। फिर है आपका कैकस। कैकस क्या होता है? कैकस को हम यूज के हिसाब से टर्न करते रहते हैं। फिर है आपका डिसएंटैंगलिंग, यानी कि उलझा हुआ अगर नहीं है कोई चीज़। फिर है डेराइड, इसका मतलब होता है क्या? रिडिक्यूल करना, किसी चीज़ का बहुत मजाक बना देना, बुरा कह देना। बिनाई होता है आपका सॉफ्ट, सौम्य बिहेवियर। इन्फ्लुएंस होता है प्रभाव, और पैम्पर है लाड प्यार। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को तो कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अभी यहाँ पे क्या था कि मुझे मीनिंग सारे पता थे तो मैंने क्या किया, आपको क्लियरली बता दिया। लेकिन आप कैसे करेंगे? आप करेंगे चीज़ों को समझ समझ कर। कैसे समझेंगे? जबकि आपको मीनिंग पता हो। और मीनिंग कैसे पता होगी? वो कैप का सेशन अटेंड करिए, क्विज अटेंड करिए, एडिटोरियल पढ़िए, सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आते हैं ऑप्शन चेक कर लीजिए, ए सही है। 13 क्वेश्चन पे आते हैं। द पॉलिसी डैश इज अबाउट डैश बीजिंग्स एम्बिशन टू एक्सरसाइज रीजनल हेजमोनी एंड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बेंडिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर इन चाइनाज फेवर। देखिए अग्रेशन की बात कर रहा है और कोएलिशन की बात कर रहा है। अग्रेशन क्या होता है? बहुत ज़्यादा गुस्सा, आक्रामकता। और कोएलिशन क्या है? गठबंधन की बात करता है। जब भी को वर्ड आता है, जुड़ने को, दो लोगों को हमेशा दिखाता है। तो अग्रेशन क्या है? बहुत ज़्यादा गुस्सा। द पॉलिसी
सॉरी, अग्रेशन जो है क्या है यहाँ पे देख लिया हमने। डिस्कोर्स की बात कर लेते हैं। डिस्कोर्स क्या होता है? प्रवचन, बहुत ज़्यादा बातें करना। मान लीजिए कोर्स लिखा हुआ है, तो कोर्स क्या है? बोलते ही तो है ना। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ, तो प्रवचन हो गया। जिनको सेशन नहीं समझ में आ रहा होगा उनके लिए प्रवचन ही है, डिस्कोर्स है। फिर क्या है? ब्लंटिंग, यानी किसी चीज़ को बहुत ही ब्लंट तरीके से हैंडल कर लेना, देखना, उसकी हर चीज़ को ना कैलकुलेट करना। फिर है इम्परेटिव, यानी कि क्या है? अनिवार्य है। अगर कोई चीज़ मीगर है, बहुत ही थोड़ा है, छोटा है। और फिर क्या है? एक्सिलरेशन है, यानी कि जिंदा दिली की बात कर रहा है। देखिए एक्सिल आ गया है। एक्सिल हमेशा खुशी को दिखाता है। मार्ड की बात कर रहा है। मार्ड की बात क्या होता है? ललकार लगाना जिसको कहते हैं। रीन आपका क्या होता है? शासन काल की बात करता है, क्षेत्र की बात करता है, जहाँ राज रहा होगा उसकी बात करता है। और कराउजल क्या होता है? कराउजल होता है आर्टिस्टिक तरीके से कई सारी चीज़ों को एक जगह इंक्लूड कर लेना, आपका कराउजल हो जाता है। तो यहाँ पे आपका सही वर्ड हो जाएगा डिस्कोर्स एंड ब्लंटिंग। देखते हैं कैसे। द पॉलिसी डिस्कोर्स, यानी कि पॉलिसी का जो मोटी मोटी बात है पॉलिसी की, इज अबाउट ब्लंटिंग बीजिंग्स एम्बिशन। वो किस लिए है? कि बीजिंग के एम्बिशंस को ब्लंट कर दिया जाए, उसी जगह रोक दिया जाए, बहुत ज़्यादा उसके बारे में इफ्स एंड बट्स की बात ना की जाए। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट। हम आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? द ग्रीन रेवोल्यूशन चेंज द सिचुएशन डैश since the late 1960s, but acute hunger crisis dash and malnourishment are reported regularly along with the farmers suicide। क्या बात करेगा? देखिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। मैसिवली, बहुत ज़्यादा। इम्पोजिशन, किसी चीज़ को फोर्सफुली इम्प्लाई कर देना। ग्रीवियसली, दुख भरा। वॉयलेंस, जहाँ पर आक्रामकता हो, एक दूसरे से मारपीट की बात को दिखाए। ड्रास्टिकली, बहुत ही बुरी तरह से या गंभीर रूप से। फेमाइंस का क्या मतलब होता है? फेमाइन का मतलब होता है भूख से, अकाल से। ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा। फेमाइन का मतलब क्या होता है? अकाल होता है। जैसे भारत पहली बात तो अकाल का बहुत बड़ा शिकार हो चुका है पहले ही, इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी। और दूसरी बात क्या है? इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, पोवर्टी है, जिसकी वजह से अकाल हमारे यहाँ आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। हालांकि अभी सिचुएशन काफ़ी बेटर हो गई है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। हर खेती करना हमारे यहाँ आसान है थोड़ा थोड़ा। चलिए, सीवियरली की बात कर रहा है गंभीरता से। लैंग्विश की बात कर रहा है। लैंग्विश का क्या मतलब होता है? दुर्बल होने से, वीक होने से। और अल्टीमेटली का मतलब है एट द एंड। और हम्बल है विनम्र आपका। तो ड्रेस्टिकली और फेमाइन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए फेमाइन वर्ड जो था मैंने आपको बताया ना, अकाल है। अगर आपको अकाल वर्ड पता होता तो आप तुरंत यहाँ पे वर्ड को फिल कर देते। क्यों फिल कर देते? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहा है। सेंटेंस में सेंस तो ग्रीन रेवोल्यूशन से फेमाइन का ही आएगा ना। ग्रीन रेवोल्यूशन आई क्यों? फेमाइन को ख़त्म करने के लिए आई। ग्रीन रेवोल्यूशन किसके टाइम पे आई? लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे आई। चलिए, द ग्रीन रेवोल्यूशन चेंज द सिचुएशन ड्रास्टिकली। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से सिचुएशन जो है वो बहुत ही बड़े लेवल पे चेंज हो गई। फिर क्या है? सिंस द लेट 1960s, 1960 के आखिरी दौर में। बट अक्यूट हंगर क्राइसिस, लेकिन बहुत ज़्यादा हंगर क्राइसिस की वजह से। फिर देखिए अक्यूट वर्ड आ गया। हंगर क्राइसिस की वजह से क्या हुआ? फेमाइंस एंड माल नरिशमेंट। क्या हुआ था? अकाल और माल नरिशमेंट, यानी कि लोगों की जैसे नरिशमेंट नहीं होता है, माल नरिशमेंट होता है ना। उसको क्या बोलते हैं? कमज़ोरी जब होती है, कुपोषण। तो क्या था कि फेमाइन अकाल की वजह से और कुपोषण की वजह से आर रिपोर्टेड रेगुलरली। वो लगातार क्या हुए? आते रहे लोगों के जानने में, और जिसकी वजह से फार्मर सुसाइड भी होता रहा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है एरर की बात कर रहा है, यानी कि ग्रामेटिकल और इडियोमेटिक एरर आपको चेक करनी है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन के बारे में। चलिए, My grandfather too gives an account of the Rowlatt Act and the Jallianwala Bagh massacre in his autobiography, but the paragraph on the influenza stands alone, unrelated to this development. अब सुबह के एडिटोरियल की बात कर रहा है। क्या गलत है सेंटेंस में? कुछ गलत नहीं है, सेंटेंस आपका सही है। अगर आपने एडिटोरियल पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे सेंटेंस को। ऑप्शन सॉरी, यहाँ पे कुछ गलत है, चलिए पढ़ लेते हैं। माई ग्रैंड फादर टू गिव्स एन अकाउंट ऑफ द रॉलेट एक्ट एंड द जलियांवाला बाग मसाकर इन हिज ऑटोबायोग्राफी, बट द पैराग्राफ ऑन द इन्फ्लुएंजा स्टैंड्स अलोन, अनरिलेटेड टू दिस डेवलपमेंट। ओ,
दीज देखिए डेवलपमेंट्स की बात कर रहा है ना, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या होगा, दीज होगा आपका। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई। अच्छा हुआ ना, इसीलिए मैं आंसर्स लिखती हूँ, क्योंकि क्या है अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। चलिए चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन पे। सम एपिडेमिक्स डू बिकम अ पार्ट ऑफ द हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस ऑफ अ रीजन सच एज द ब्लैक डेथ विच डिवास्टेटेड यूरोप इन द 14th सेंचुरी। अब यहाँ पे कोई गलती नहीं है, सेंटेंस आपका क्या है, सही है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप। सम एपिडेमिक्स डू बिकम, देखिए एपिडेमिक्स की बात की, प्लूरल की बात की, यानी कुछ ऐसी महामारियां होती हैं जो बन जाती हैं। डू के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करी है, हम लोग ऐसा ही हमेशा करते हैं। डू बिकम अ पार्ट ऑफ द हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस, अब यहाँ पे तो कुछ गलत नहीं हो सकता था, क्योंकि कहीं पे कोई वर्ब नहीं यूज हो रही थी। फिर क्या है, ऑफ अ रीजन सच एज द ब्लैक डेथ, ठीक है, यहाँ पे भी कोई वर्ब नहीं है, वर्ब से रिलेटेड ज्यादा गलतियां होती हैं। फिर क्या है, विच डिवास्टेटेड, अब देखिए डिवास्टेटेड है क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट में जा रहा है, तो इन्होंने सेकेंड फॉर्म को यूज किया है, ठीक है। यूरोप इन द 14th सेंचुरी, तो क्या है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, देयर इज नो एरर, ये ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं अपने 17 क्वेश्चन पे। आयरॉनिकली the world's preeminent country, the United States, has suffered the larger number of record infections and death because of COVID-19। गलत है ना, यहाँ पे रिकॉर्डेड होगा। देखिए या तो आईएनजी फॉर्म आएगा अगर वर्ब है आपका, क्यों है, क्योंकि वर्ब को हम नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑफ के बाद जिरंड फॉर्म में यूज करते हैं, अदरवाइज आपको सिचुएशन के हिसाब से वर्ब को चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे रिकॉर्ड तो बिल्कुल ही नहीं होगा, रिकॉर्ड का मतलब क्या है, किसी चीज को समझना, स्टोर करना, या फिर किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना, लेखा जोखा बनाना। तो आयरॉनिकली यानी कि विडंबना तो ये थी कि द वर्ल्ड्स प्री एमिनेंट कंट्री, वर्ल्ड विडंबना तो ये है कि जो विश्व की क्या है, प्री एमिनेंट कंट्री है, बहुत ही एक मुख्य देश है, कौन सा है, यूनाइटेड स्टेट्स है, हैज़ सफर्ड, वो क्या है, सफ़र कर चुका हैज़ है, चुका है, अभी प्रेजेंट में सिचुएशन चल रही है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस कन्वर्ट किया है आपका, हैज़ और सफर्ड यूज़ किया है, यानी कि हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड, अब देखिए रिकॉर्ड यहाँ पे क्यों होगा, रिकॉर्ड इन्फेक्शंस, अब इन्फेक्शंस अगर बोल रहा है तो यहाँ पे रिकॉर्ड के आगे अगर आप एस लगा के और इसको एज अ नाउन यूज करें तो नहीं सही होगा, क्योंकि नाउन आपका यहाँ पे आ गया है इन्फेक्शंस की फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड डेड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपको इसको वर्ब की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रिकॉर्डेड इन्फेक्शंस यानी कि वो इन्फेक्शंस जिनको कि रिकॉर्ड किया गया है, जो कि लोगों की नोटिस में है, और डेथ की वजह से, जो कि कोविड-19 की कारण हो रही है। तो सेंटेंस में क्या था, गलती कहाँ पर थी आपकी, रिकॉर्डेड में गलती थी, तो इस जगह क्या थी, एरर थी। मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ नाउन है और कहाँ वर्ब है, और अगर नाउन है तो वो सही फॉर्म में है या नहीं, और जो वर्ब है वो आपका सही फॉर्म में है या नहीं। ऑफ के साथ बहुत सारे केसेस बनते हैं, ऑफ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके आगे जिरंड भी आ जाता है, आपका आईएनजी फॉर्म भी आता है, थर्ड फॉर्म भी आता है, बहुत चीज़ें अपने साथ लेकर आता है इतना छोटा सा वर्ड, तो इसलिए हमको यहाँ पर चेक करना ज़रूरी हो जाता है। सेंटेंस को चेक कर लीजिए, रिकॉर्ड विल बी रिप्लेस बाय रिकॉर्डेड एज एन एडजेक्टिव इज रिक्वायर्ड हेयर। आगे बढ़ते हैं, 18 और 20 की बात कर रहा है, 18, 19, 20 की। आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एंड फ्रेजेस। अगर आप वो कैप 24 एप्लीकेशन को फॉलो कर रहे हैं तो इडियम एंड फ्रेजेस आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। चेक करते हैं क्या है, शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, क्या है, अगर आपकी जो हील्स हैं वो बिल्कुल साफ हैं, अगर आपने दिखा दिया तो आप क्या बोलेंगे, यू विल रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। क्या हुआ, अपनी एड़ियां दिखा के वहां से आप भाग गए, तो क्या किया, रन अवे किया आपने, ये यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 19, एट वंस बेक एंड कॉल। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विश टर्म है, यानी कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा हिंट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए लर्न करना ज़रूरी हो जाता है। इडियम एंड फ्रेजेस मैंने कल भी आपको बताया था, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है, क्योंकि गलती करने के कोई ऐसा चांसेस नहीं होते हैं। अगर आपने लर्न किया है तो आप कर लेंगे, और लर्न करने का मेथड भी मैंने आपको बताया था, वो कैप 24 पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड इडियम फ्रेजेस सब मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाइए, प्राइम मेंबरशिप लीजिए और अपनी पढ़ाई करिए, आपको बहुत ही सीरियस तरीके से चीज़ें कंपाइल करके दी जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, और वहाँ से आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अंडर हिज कंट्रोल। तो अभी आप लर्न कर लीजिए, एट वंस बेक एंड कॉल, अंडर हिज कंट्रोल।
कभी कभी आप ये भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए किसी ने आपको बुलाया, किसी ने आपसे बोला क्या करो, सुनो, जाओ, इधर करो, उधर करो, तो क्या है, आप उसके कंट्रोल में हैं, आप उसके अंडर थंब हैं, तभी आप उनकी बातें इस तरह से मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, अंडर हिज कंट्रोल हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन पे। अबव बोर्ड क्या हो जाएगा, पॉन्डर ओवर समथिंग, अपसेट वंस प्लान, ऑनेस्ट एंड ओपन, कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट, एंड टेक इररेलेवेंटली। देखिए, सॉरी, टॉक इररेलेवेंटली। अबव बोर्ड है, मान लीजिए क्या है, एक बोर्ड बना हुआ है, एक कमिटी बनी हुई है, जैसे एक जूरी होती है। पहले के टाइम में हमारे यहाँ क्या होता था, जजमेंट जो है वो जूरी देती थी। तो जूरी अगर है किसी बोर्ड से ऊपर है, अगर कोई किसी बोर्ड से भी ऊपर है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, कि वो सही हो, फेयर हो। तो आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ऑनेस्ट एंड ओपन हो। यानी कि ऑनेस्ट और अगर ओपन कोई आप कह रहे हैं किसी को, तो आप अबव बोर्ड कह सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपके साथ किसी का ऐसा एक्सपीरियंस है, आपके कोई टीचर हैं जो कि बहुत सच्चे हैं, ऑनेस्ट हैं, और आपको पता है, और उनके ऊपर कोई एलिगेशन लग गया है मान लीजिए, तो आप ये कह सकते हैं कि नो, दिस ही इज अबव बोर्ड, यानी कि वो क्या है, बहुत ही ऑनेस्ट और ओपन आदमी है, वो ऐसे गलतियां नहीं कर सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, सेशन को एंड करेंगे, एक बार लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और टेलीग्राम चैनल पर जाकर लिंक एक्सेस कर लेंगे, वहाँ से आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा चीज़ों का। वो कैब 24 एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे अपने एडिटोरियल के साथ। टिल देन, बाय बाय।